गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा स्कोलियोडॉन की मॉर्फोलॉजी अर्थात उसकी बाह्य संरचना से संबंधित जानकारियाँ। आज हम पढ़ेंगे स्कोलियोडॉन का पाचन तंत्र। इसके तहत जो मुख्य बिंदु होंगे वो इस तरह से हैं, जिन्हें हम रूपरेखा या सिनॉप्सिस के रूप में लिखेंगे। क्योंकि आंसर जब आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में पूछा गया है, कितने नंबर के लिए हमें देना है, तो कितना देना है। इसलिए ये जो सिनॉप्सिस है इसमें पाचन तंत्र से संबंधित सभी प्रश्नों को समाविष्ट किया जाएगा, मगर यहाँ पे उन्हें बिंदु संख्या देंगे, हम प्रश्न संख्या नहीं देंगे। तो आप लोग प्लीज़ ये सिनॉप्सिस को नोट डाउन कीजिए। तो हमारे आज के इस टॉपिक के मुख्य बिंदु होंगे, पहला इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र की संरचना, और तीसरे बिंदु में होगा भोजन, अर्शन और पाचन, और अंत में हम करेंगे सारांश। तब यहाँ आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ अगर हो सकता है बच्चों यूँ लिखा हो कि स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और यहाँ संरचना लिख दिया, तो आप प्लीज़ बिंदु समझने की कोशिश कीजिए। अर्थात ये पाचन तंत्र की संरचना है ना। चूँकि अपने पास समय सीमा है, इसलिए हो सकता है कुछ शब्दों को, कुछ भावार्थों को मैं संक्षिप्त रूप में लिखूँ, तो आप उसको यहाँ पर समझिए। इसको एक बार देख लीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन, और फाइनली कंक्लूजन। अब तो
पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यह आया कि मछली जल में रह रही है तो वो क्या खाएगी, उसको उसके जलीय आवास में किस चीज़ की उपलब्धता है और इस मछली के जो मुखांग हैं वो क्या क्या खाने के लिए अनुकूलित हैं। तो ये मछली अपने से छोटी मछलियों को, कुछ एरेक्निड्स को, कुछ आर्थ्रोपोड्स के दूसरे मेंबर्स को, उन सबको खाती है। तो मछली जो ये खाएगी, वो एक कहावत आपने सुनी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, अर्थात इसकी मुंह की आकृति से जितनी बड़ी मछली खाने के लिए अनुमति देगी उस तरह से ये छोटी मछलियाँ खाएगी। वो नहीं मिली तो ये झींगे भी खा सकती है, वो नहीं मिले तो कुछ अन्य इंसेक्ट्स या इसके आवास में उपस्थित अन्य खाद्य सामग्री को ये खाती है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ध्यान देने की बात ये है कि ये तो हुआ इसका फूड, मगर ये खाएगी किस तरह से। आपको पता है कि मछली के अग्रपाद और पश्चपाद हमारे या अन्य जानवरों जैसे इस रूप में नहीं पाए जाते, इसके अंदर फिन्स मिलते हैं। तो फिन्स अगर वहाँ है तो ये इतने छोटे फिन से अपने खाद्य सामग्री को किस तरह से अपने मुंह तक लाएगी। तब ये मछली क्या करती है, ये शिकारी हो गई और शिकारी होने के लिए ये झपट के खाना शुरू करती है। अगर आपको इसके पिछली क्लास की संरचना का थोड़ा सा ध्यान होगा तो वहाँ पर मैंने इसका जो मुख बनाया है वो वेंट्रल साइड पे बनाया है। वेंट्रल साइड पे जिन मछलियों का मुख होता है वो सामान्यतः अपनी खाद्य सामग्री के थोड़ा सा ऊपर की ओर होती हैं और झपट कर अपने खाद्य को ग्रहण कर लेती हैं। और रहा पाचन का, फिर अब इसमें पाचन के लिए अलग से विशेष व्यवस्थाएं विकसित प्राणियों जैसी ही हैं, लेकिन हाँ, इस मछली की आहार नाल छोटी होती है। वो क्यों होती है? चूँकि ये मांसाहारी है। मांसाहारी प्राणियों की आहार नाल शाकाहारी प्राणियों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। उसकी वजह कि मांस एक खाद्य लेवल पर, एक ट्रॉफिक लेवल पर पच के आता है, तो इसलिए इनकी आहार नाल की साइज़ छोटी होती है। लेकिन ये जो स्कॉलियोडॉन सौराकौवा है, इसके पास आहार नाल में, चूँकि आहार नाल की आकृति और आकार छोटा है, लेकिन इसकी खुराक या इसकी एनर्जी डिमांड तो उतनी कम नहीं है ना, तो इसको फूड तो ज़्यादा लेना है। अब वो जो ज़्यादा फूड है वो एब्जॉर्ब कहाँ होगा, तो उस एब्जॉर्प्शन के लिए इसके पास पाया जाता है स्क्रॉल वॉल्व, जो कि इसकी इंटेस्टाइन में होता है। और इस फिश की आहार नाल में क्लोएका पाया जाता है। इसके अतिरिक्त रेक्टल ग्लैंड्स आदि हैं। बाकी विशेषताएं मैं अभी इसका चित्र बनाऊंगी, आप वहाँ ध्यान दीजिए।
अब आप देखिए इस फिगर का नीचे कैप्शन क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ स्कॉलियोडॉन। इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ। दूसरा बिंदु हमने शुरू किया है स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्थात इसकी पाचन तंत्र की संरचना, और संरचना समझने के लिए इसका ये चित्र आवश्यक है। इस चित्र में आप गौर करो, मैंने इसकी मॉर्फोलॉजिकल पार्ट के जो बाह्य बिंदु थे वो सब हटा दिए बच्चों। वो इसलिए कि अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो अधिकतर देखा गया है कि बच्चे बाहरी लाइन को ही सीधा करने में अपना बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं, जबकि मेन नंबर अंदर के इस बिंदु के होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक हिंट भर दी है बनाते समय कि ये और उसके बाद आपको जो दिखाना है वो ये बीच का है। तो ये यहाँ पे हमने लिखा एलिमेंट्री कैनाल। इसकी शुरुआत हम करते हैं माउथ से। माउथ मतलब मुख। दूसरा हम करेंगे बक्कल कैविटी अर्थात मुख गुहा। नेक्स्ट फिर हम करेंगे ईसोफेगस। बेटा यहाँ फिर ध्यान दें, मेरे पास समय की थोड़ी सी समस्या है, इसलिए यहाँ एब्रीवेशंस लिखे हैं, आगे उनका स्पष्टीकरण। यहाँ पर स्टमक अर्थात आमाशय, फिर इंटेस्टाइन अर्थात आंत्र, और फिर आंत का ही अंतिम भाग ये हम इसमें यहाँ पर कर देंगे एनस। तो यहाँ पर ये वाले बिंदु होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ जो भाग हमें एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं वो हैं इसकी पाचक ग्रंथियाँ। तो तब अब आप शुरू कीजिएगा माउथ। तो मुख में जो आपको मूल बिंदु लिखना है वो क्या है कि माउथ किस तरफ है और माउथ का शेप कैसा है। तो यहाँ दो बिंदु में इसे समाप्त कीजिए कि माउथ इसकी अधर सतह पर है और उसका शेप सेमिलूनर सा है या अर्धचंद्राकार है, जो इस कटिंग से भी स्पष्ट होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं बक्कल कैविटी में। तो मुख मुख गुहा में खुलता है। इसकी मुख गुहा के अंदर हमें ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये ग्रसनी का है, उसके ऊपर है इसमें दांत। अर्थात जब हम मुख गुहा पढ़ेंगे तो हम उसमें दांत के बारे में पढ़ेंगे, हम उसमें जीभ के बारे में पढ़ेंगे, और यहीं पे हम उसमें गिल स्लिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तो यहाँ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दांत के बारे में। दूसरा टी जो है तो पहला टी फॉर टीथ, नेक्स्ट टी फॉर टंग अर्थात जीभ, और जीएस का मतलब हुआ गिल स्लिट्स अर्थात क्लोम दरारें। क्लोम द मीन्स क्लोम दरारें। अब इसमें आप ये देखिए कि इसके दांत कैसे हैं। इसका मुख अर्धचंद्राकार था, अधर सतह पे था, जो मुख गुहा में खुलता है, और मुख गुहा में हमें दांत दिखाई दे रहे हैं। इसके अब आपको दांतों के कमेंट्स लिखने हैं। तो इसके टीथ कैसे हैं। इसके दांत है, ये है होमोडोंट मतलब समदंती, होमो यानी सम, डोंट मतलब दांत, अर्थात इस मछली के सभी दांत एक सरीके हैं। आकार के रूप से उनका जो संरचना है वो एक सी है। हम में दांत क्या है, हम होमोडोंट नहीं है, हम हेट्रोडोंट है।
हमारे छीलने के अलग हैं, चीरने के अलग हैं, चबाने के अलग हैं। बच्चों उनके पास ये नहीं है, उनके सभी दांत एक समान हैं, इसलिए वे सब क्या हैं, होमोडोंट। सो 1T ये यहाँ पर चला गया, होमोडोंट अर्थात समदंती। दूसरी दांतों की विशेषता क्या है, पॉलीफायोडोंट अर्थात दांत बार बार आ सकते हैं। जैसे पॉली मतलब अनेक, फायोडोंट मतलब उनका गिरना और आना। तो क्या हुआ, इसके दांत जितनी बार गिरेंगे इसकी ज़िंदगी में उनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। जबकि हम लोगों के क्या है, कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि एक दांत दूध के होते हैं, दूसरे दांत अन्न के होते हैं, अर्थात हम द्विबारदंती हैं। लेकिन ये मछलियाँ बहुबारदंती हैं। तो दांत होमोडोंट है, दांत पॉलीफायोडोंट है। फिर इसका जो दांत है वो एक्रोडोंट के समान है। वो एक्रोडोंट नहीं है मगर एक्रोडोंट के समान है। तो आपको इसके मायने भी क्लियर होंगे कि सपोज जैसे ये जबड़ा, और जबड़े के अगर इस जगह पर दांत हों तो उस तरह के दांतों को कहते हैं एक्रोडोंट। एक्रो का मतलब होता है शिखर, डोंट का मतलब होता है दांत। तो जब दांत इस गम या मसूड़े की मार्जिन के ऊपर हो तो एक्रोडोंट, अगर इधर साइड में हो तो प्लूरोडोंट, अगर दांत किसी कैविटी में हो जैसा कि हमारे, तो उसे कहते हैं थिकोडोंट। थिकस मीन्स कैविटी। तो अब इसका दांत बेटा कैसा हुआ, इसके दांत के जब आप कमेंट लिखेंगे तो आप लिखेंगे होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट और एक्रोडोंट के समान। नेक्स्ट, तो ये वाला बिंदु क्लियर। अब हम आते हैं जीभ। इस मछली में वास्तविक जीभ नहीं पाई जाती। उसकी वजह कि इसकी जीभ पर उतनी टेस्ट ग्लैंड्स नहीं होती हैं। इसकी जीभ इसकी मुख गुहा में एक उभार की तरह काम करती हैं जो इसके शिकार को मुख गुहा में दबाने भर के लिए पकड़ बनाने में एक आधार दे। तो समझे, इस चित्र में जीभ बनाने की जगह की संभावना नहीं है, है ना, क्योंकि आपको पता है जीभ होगी वेंट्रल साइड पे और वहाँ से हमने इसे कट कर दिया है। तो मुख गुहा में अब अगर हम नामांकन करेंगे तो इस तरह से होगा। ये जो बाहर की मार्जिन है जिसको मैंने येलोइश कर दिया है वो लिप्स हो गए, और ये पूरा का पूरा क्या हुआ, माउथ। माउथ के ऊपर ये जो अगर हम हल्का सा देखें तो बेटे ये हो गए इसके लिप। ये अंदर जो सफ़ेद दिख रहे हैं ये हो गए इसके दांत। ये जो यहाँ पर हमें आपको दिखाई दे रहा है ये है गिल स्लिट। अब इस चित्र को ज़रा यहाँ पे समझिए कि आधा भाग तो कटा हुआ है जो खुल के यूँ हो गया है और आधा भाग बंद है। तो तब ये अंदर का जो हिस्सा है वो हिस्सा हो गया बकल कैविटी। बकल कैविटी का ये पार्ट आप गौर कीजिए पूरा डार्क बनाया है। इसमें एक संरचना यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं की, जो कुछ बुक्स में की हुई है वो है स्पाइरेकल। उसकी वजह है कि जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ें तब हम उस चीज़ को यहाँ शो करेंगे। अभी हम उसका स्पेस इसके द्वारा ढककर सिर्फ मुख गुहा को बताते हैं। तो ये वाला भाग फेरिंग्स, फेरिंग्स का मतलब हुआ ग्रसनी। अब तो मुख गुहा में क्या खुला, मुख गुहा में दांत है, मुख गुहा में जीभ थी। इस चित्र में जीभ नहीं दिखेगी क्योंकि ये डायग्राम उस तरफ से कट चुका है। फिर मुख गुहा में ये वाला भाग जो है फेरिंग्स में, ये भी यहाँ पर गिल स्लिट्स हैं। ये फैले हुए गिल स्लिट्स हैं क्योंकि ये कट के उधर इसका पूरा पल्ला चला गया। अब इससे अंदर की तरफ हम आए तो वहाँ हमें दिखाई देगा ईसोफेगस।
आहार नाल में ईसोफेगस दिख रहा है, बाह्य संरचना में ईसोफेगस नहीं था। मैंने उस दिन बताया था कि मछलियों में ईसोफेगस नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, उनकी जो वहाँ की गतिविधियाँ होती हैं उसके मुताबिक गर्दन की उपस्थिति और गर्दन के घुमाव उनको वहाँ पर परेशानी दे सकते हैं, तो वो एक तरह का जलीय अनुकूलन है। मगर आहार नाल में हमें एक छोटा सा स्पेस दिखाई देता है, वो ये वाला पार्ट। यहाँ से आप देखिए, ये है ईसोफेगस। तो चूंकि गर्दन नहीं, इसलिए ईसोफेगस भी छोटी सी। नेक्स्ट, फिर ये वाला पार्ट जो है, ये है इसका स्टमक। ये वाला भाग स्टमक का है, ये वाला भाग भी स्टमक का है। तो स्टमक के हमने दो भाग कर दिए, एक कार्डियक स्टमक और दूसरा पाइलोरिक स्टमक। कार्डियक स्टमक जो है वो ये वाला है और पाइलोरिक स्टमक जो है वो ये वाला है, नीचे वाला। अब इन दोनों चित्र को देखिए, इसमें इसको यहाँ से हमने लगभग बंद रखा है और इसको फिर हमने खोल दिया है। तो अब स्टमक और ईसोफेगस के संधि स्थल पर आपको यहाँ एक संरचना दिखाई देती है। ये यहाँ पे मैं VLV लिख रही हूँ, दैट मीन वॉल्व। वह कपाट जो इसके निवाले को स्टमक की तरफ तो जाने देता है, मगर स्टमक से वापस मुख की तरफ नहीं आने देता। तो अब हम इसके अगर स्टमक को देखें तो स्टमक के दो पार्ट हो गए, एक कार्डियक स्टमक और दूसरा पाइलोरिक स्टमक। ये दोनों मिलकर स्टमक है। इस चित्र में स्पष्ट, यहाँ से यहाँ तक का भाग कार्डियक, ये वाला भाग पाइलोरिक, और ये बीच का एक भाग जो यहाँ पर नीचे बंद सा दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं ब्लाइंड सैक। जहाँ पर दोनों स्टमक मिलते हैं वहाँ पर बहुधा कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रॉपरली नहीं होती, म्यूकस होती है, लेकिन डाइजेशन से रिलेटेड ग्लैंड्स की संख्या तुलनात्मक रूप में कम है, इसलिए हम यहाँ इसे क्या कहेंगे, ब्लाइंड सैक। अब इससे अगर हम आगे आएँ तो देखिए, पाइलोरिक स्टमक का ये वाला भाग जो आगे से बंद है, ये कहलाता है बर्सा एंटियाना। ये वाला बिंदु बर्सा एंटियाना, और नीचे का भाग ये इसमें यहाँ पे हमें दिखाई देता है, वो है इंटेस्टाइन। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, आपको इसके स्टमक की विशेषता बता दूं। कार्डियक स्टमक जो है उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं और प्लस एसियल ग्लैंड भी है। तो यहाँ पर मेन डाइजेशन होगा। ये वाला जो पार्ट है इसमें यहाँ पर अधिकांश म्यूकस ग्लैंड्स ही हैं। तो म्यूकस ग्लैंड्स चूँकि यहाँ पर हैं, तो यहाँ से भोजन को फिर आगे की तरफ प्रोसीड होने में ये पार्ट हेल्प करता है। ये वाले पार्ट में जो डाइजेशन होगा वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी खाद्य अवयव हैं लगभग उनका मेन यहाँ पर होता है, प्रोटीन से रिलेटेड। और आगे हम देखें, फाइनली जितना भी पार्ट है वो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। तो चलिए, ये इसकी संरचना स्पष्ट, हम आगे चलते हैं। इंटेस्टाइन, इसकी इंटेस्टाइन को आप देखिए, छोटी सी संरचना इसकी इंटेस्टाइन रही, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर का भाग जो उत्फुल्लित दिखाई दे रहा है ये है बर्सा एंटियाना, और उसके नीचे का ये पूरा भाग जिसको मैंने अभी भी लाइन करके बोल्ड किया है, ये वाला है, ये पूरा भाग है इंटेस्टाइन। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये इंटेस्टाइन को काट दिया गया। तो इंटेस्टाइन के अंदर एक तो आपको दिख गई ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन मतलब आंतरिक गुहा। फिर यहाँ पे आप देखिए दो ओपनिंग है, एक ये वाला ओपनिंग जिसे मैं यहाँ में नंबर 1 कहती हूँ, और एक यह वाला ओपनिंग जिसे यहाँ पे मैं नंबर 2 दे रही हूँ। तो जो 1 नंबर ओपनिंग है वो है
पैनक्रिएटिक ओपनिंग, और नंबर 2 जो है वो है हिपैटिक ओपनिंग अर्थात बाइल ओपनिंग। तो दोनों कैनाल्स यहाँ खुल जाती हैं, और ये हिपैटिक डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट। नेक्स्ट आए तो इसमें अब आगे की तरफ आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर पास में स्प्लिन भी होती है, लेकिन स्प्लिन का डाइजेशन में रोल नहीं है अभी। स्प्लिन आपको इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लड का पार्ट आएगा तब, तो हम छोटा मोटा कैप्शन थियोरेटिकल लिख सकते हैं, लेकिन डायग्रामेटिकली उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं। नेक्स्ट, अब इंटेस्टाइन में चलो। तो अगर आप देखें, हम यहाँ इसकी इंटेस्टाइन की बात करते हैं। इसकी इंटेस्टाइन अर्थात आंत्र में आपको क्या क्या दिखे? आपको दिखे यहाँ पर पैनक्रिएटिक ओपनिंग, आपको दिखा यहाँ पर बाइल या हिपैटिक ओपनिंग, आपको और जो इसमें संरचना दिखाई दे रही है, जो इसकी खासियत होती है वो है स्क्रॉल वॉल्व। ये देखिए, स्क्रॉल वॉल्व को बीच में से काट दिया गया है। मैंने इंट्रो में भी आपको बताया कि स्कॉलियोडॉन में स्क्रॉल वॉल्व पाया जाता है। इसका मुख्य काम होता है अवशोषण सतह को बढ़ा देना। तो इसकी इंटेस्टाइनल वॉल्व जो है, आप यहाँ पे गौर कीजिए, इसमें इस तरह से बना है। ये ऐसा बना है, तो आप काउंट कीजिए, इसमें 2.5 फोल्ड है। 2.5 मतलब ये 1, 2 और ये आधा। नीचे से भी गिन लीजिए, 1, 2 और ये आधा। तो इस तरह 2.5 फोल्ड लेकर इसकी इंटेस्टाइनल वॉल्व इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए एक एक्स्ट्रा एकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है, ये स्क्रॉल वॉल्व। इसी को ये यहाँ पर कुछ इसी की रिलेटिव फिशेज होती हैं, जैसे स्पाइनी डॉग फिश, उसमें वहाँ पर स्पाइरल वॉल्व होता है, स्क्रॉल नहीं होता, स्पाइरल होता है। लेकिन चूंकि आपके कोर्स में स्कॉलियोडॉन सौराकौवा है, इसलिए हम यहाँ पर स्क्रॉल वॉल्व की बात करते हैं। कभी ऑब्जेक्टिव में कहीं आ जाए और स्पाइनी डॉग फिश उसमें ऑप्शन हो, तो उसके अंदर स्पाइरल वॉल्व होता है। तो ये रहा इसका इंटेस्टाइन। अब इसी को नीचे की तरफ देखें तो इसमें हमें यहाँ पर ये वाला भाग जो है, ये है रेक्टम, और रेक्टम पर ही ये इसमें रेक्टम, यहाँ पर बेटा एक ग्लैंड है जिसे कहते हैं रेक्टल ग्लैंड। इसकी उपस्थिति रेक्टम पर होती है, इसलिए इसे रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। अब ये रेक्टम इस एनस के द्वारा खुल जाता है इस क्लोएका में, और क्लोएका एपर्चर के द्वारा फीकल वेस्ट को बॉडी के बाहर छोड़ देता है। तो ये तो संरचनात्मक रूपक विवरण जो आपको चित्र बनाने के लिए आवश्यक हुआ। अभी इसमें एक पॉइंट, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पर ये 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एक तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये हुई, ये है लीवर। लीवर इसमें कैसा है, इस कलर से जो है ये लीवर है। लीवर बाइलोब्ड है, अर्थात लीवर के 2 लोब हैं। एक लोब को तो मैंने यथावत बनाया, दूसरा लोब चित्रण की सुविधा के लिए यहाँ से कट दिया गया है। तो आप भी ये चित्र ऐसा बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और गौर करने की है, वो ये कि आपने गॉल ब्लैडर या पित्ताशय के बारे में सुना होगा। हम जनरली ये रहता है कि गॉल ब्लैडर जो है वो गोलाकार होता है, लेकिन अन्य जीवों में, स्कॉलियोडॉन में वो होता है वी शेप। पैनक्रियाज होता है इसके अंदर, मल्टी ब्रांच्ड, पैनक्रियाज नहीं तो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इस तरह हो गई ये एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और अंतिम में हम इसे समाप्त करते हैं इसके
फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, भोजन, अशन और पाचन। भोजन क्या है ये मैंने इंट्रो में बता दिया, मछलियाँ या अन्य जीव। अशन का मतलब होता है भोजन ग्रहण करने का तरीका, तो ये झपट के लेती है अर्थात शिकारी है। उस अशन में इसकी जीभ और इसके दांत अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं इसमें डाइजेशन। तो बेटा अशन के बाद निवाला पहुंचता है स्टमक के अंदर। स्टमक में इसका डाइजेशन होता है। स्टमक के अंदर मेनली प्रोटीन से संबंधित डाइजेशन होगा, प्राथमिक पाचन, और उसका भी पूर्ण पाचन कहाँ होगा, इंटेस्टाइन के अंदर। वो ही एंजाइम्स हैं जो जनरली एनिमल्स में होते हैं, जैसे पेप्सिन, इसके अंदर यहाँ पे जाएंगे ट्रिप्सिन, और एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए काम करेगा। इसमें काइटिन पचाने वाले एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। और इस प्रकार लिपिड लाइपेज से, कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज या कार्बोहाइड्रोलाइजेज से, और प्रोटीन प्रोटीएजेस द्वारा पाचित कर लिया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में अन्य एनिमल्स की भांति इसमें भी एसिड पाया जाता है। ब्लाइंड सैक इसलिए है कि यहाँ पर डाइजेशन से संबंधित कोई मेन एस्पेक्ट वैसा नहीं है, डाइजेशन को सपोर्ट करने वाले हैं, तो यहाँ से भोजन आगे चला जाता है। इस प्रकार यहाँ से अपचित भोजन रेक्टम में भेज दिया जाता है और वहाँ से क्लोएकल एपर्चर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है।